important to understand that why we needed a depository. Way back, shares क्या होते हैं? Shares is company's ownership. जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, you get a share. Fine. That is shares. Way back, जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, IT नहीं थी, the shares were traded in a physical format. Physical form, ऐसे जैसे आपका कॉपी होता है वैसे ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, जैसे आपकी डिग्री होती है. अब होता क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द शेयर्स वर चेंजिंग हैंड फ्रॉम वन टू अनदर, वो शेयर डिस्ट्रॉय हो जाता था. फिजिकल होने की वजह से ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगता था. इफ वी हैव नकली नोट हुआ करते थे, फेक करेंसी होती थी, तो फेक सर्टिफिकेट्स भी होते थे शेयर्स के. तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फेक सर्टिफिकेट बनाया और मंजू मैम को बेच दिया. अब मंजू मैम को नहीं पता, मंजू मैम तो बड़े अच्छे से रिलायंस का सर्टिफिकेट होल्ड करके बैठी है, दैट इज फेक. तो इन सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए लाया गया डिपॉजिटरी एक्ट. डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर CDSL फॉर्म हुआ टू होल्ड द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जल्दी ट्रांसफर होगा, फेक सर्टिफिकेशंस नहीं होंगे, एंड जल्दी ट्रांसफर होने से ट्रेड सेटलमेंट, जो हमारे एक्सचेंजेस में ट्रेड सेटलमेंट है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं उस पर बताती हूँ, वो भी जल्दी होगी. सो CDSL holds all the securities in electronic format and now it is mandatory to hold all the shares in electronic format. यहाँ पे मैं एक चीज पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी, अगर आपके घरों में आपके पेरेंट्स के पास फिजिकल शेयर्स बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, वो उसे खरीद बेच नहीं कर पाएंगे. Fine, they will not able to buy or they'll be not able to sell the securities if they needed to sell it. So it is important to convert them into a electronic form, that is DMAT form. It was incorporated in 1997. पहला डिपॉजिटरी है एशिया पैसिफिक में जो लिस्टेड है. कहाँ लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज में. Now we have organized financial markets. With organized financial markets, all of us can access financial markets with regulated markets. So buying and selling is done on an organized platform, and we have 3 exchanges in India: NSE, BSE, MSE. BSE is Bombay Stock Exchange, NSE is National Stock Exchange, and MSE is Metropolitan Stock Exchange. BSE is the oldest exchange, not just in India but in Asia. 1875 से शुरू है. Fine, that old BSE is. National Stock Exchange came into the picture in 1992. Then Metropolitan Stock Exchange came in the picture 2013. ये ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है जो रेगुलेटेड है सेबी से. सेबी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब यहाँ बेचा खरीदा क्या जाता है? We can buy the shares and we can sell the shares. We buy the shares, we can sell the shares. So shares खरीदे बेचे जाते हैं. Shares क्या होते हैं? When you buy a share, you get the ownership of the company. As CDSL is listed onto the exchange, 800 plus इसका शायद प्राइस चल रहा है, तो CDSL की ओनरशिप मेरे को लेनी है. I can buy the share on CDSL of CDSL from the exchanges. Fine. So पहली एंटिटी है जो एशिया पैसिफिक में डिपॉजिटरी लिस्टेड है. पहली डिपॉजिटरी है विच होल्ड 3.4 करोड़ अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स हैं इनके पास. हालांकि इंडियन जनता 100 करोड़ से ऊपर है, तो भी अभी तक पेनिट्रेशन लोगों की स्टॉक मार्केट में इतनी है नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है. फाइन. सो they have 3.4 crore account. It is the first depository which is operating in GIFT IFSC. What is GIFT? GIFT is Gujarat International Financial Tech City. पहला सिटी है जो बनाया गया है. And IFSC is Indian First International Financial Service Center. The only depository which is there in GIFT IFSC is CDSL. Of course, in the cap they hold lot many ISO certifications and lot many awards also. They have beneficiary account. बच्चा beneficiary क्या होता है? मेरा डीमैट अकाउंट है, I am the beneficiary.
पुनीत सर का डीमैट अकाउंट है, पुनीत इज द बेनिफिशियरी। मंजू मैम का डीमैट अकाउंट है, मंजू मैम इज द बेनिफिशियरी। प्रतिभा का डीमैट अकाउंट है, प्रतिभा इज द बेनिफिशियरी। सो इनके पास 3.4 करोड़ बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं। टीपी इज रजिस्टर्ड। CDSL इज अ डिपॉजिटरी। अब ये हमारे पास खुद नहीं जाती कि भाई आप मेरे पास आके अपना डीमैट अकाउंट खोलो। इन्होंने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बना रखे हैं जिनके थ्रू हम CDSL की सर्विस अवेल करते हैं। सो दे हैव 591 रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो इट इज नॉट CDSL who gonna offer directly the services. They have a mediator, that is depository participants, and they have यूनिक 14,601 इक्विटी ISNI नंबर। जैसे आप सबका रोल नंबर होता है बच्चों, वैसे इक्विटी मार्केट में हर इक्विटी का एक ISIN नंबर होता है, दैट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, हर सिक्योरिटी का अलग अलग होता है। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद माई सेशन। मैं कराऊंगी क्या? I'll tell you how to manage money. I'll be telling you what is inflation. I'll be telling you what are the various asset classes, why mutual fund is important, what is capital market, what is the do's and don'ts. I expect all of you to keep your copy and pen ready, write it down, the running notes, what I'm speaking, and learn and absorb and apply in your life. You know what is important? Once you learn something, you can apply. And because today, with technology and with such a beautiful, organized, transparent market, you people can buy one share every day from the market. You can invest in mutual fund by starting bare minimum ₹100. That is the beauty of this market, that you can start very young. And abhi aap late ho gaye ho as per me. Because as per Indian Post Office, a 10-year-old kid can come and open the account in the individual capacity. वो अपनी कैपेसिटी में आके विदाउट गार्डियन 10 साल का बच्चा पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। That means a 10-year-old is old enough to handle the money skills. Fine. पर जब जागो तभी सवेरा हो जाता है। I believe in that. आज से भी शुरू करोगे तो अभी बहुत चीजें बाकी हैं जिनको आप अचीव कर पाओगे। Why we need to save? Why we need to save? We need to save for our future goals. All of us have our future goals. Like I want to retire, I want to buy car, I have a kid, मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे उसकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे उसकी स्टार्टअप्स के लिए पैसा चाहिए। Fine. Putting money aside for the future is saving. And सेविंग से काम नहीं चलता है। वी हैव टू कीप आवर मनी वर्किंग फॉर अस। सो इन्वेस्टिंग इज कीपिंग असाइड मनी बाय बाइंग समथिंग ऑफ विच प्राइस ग्रोज ओवर द टाइम। सो वी आर मेकिंग आवर मनी वर्क। सेविंग इज स्टोरेज। सेव करना मतलब स्टोर करना। वेयर इन्वेस्ट करना इज, इन्वेस्ट मीन्स स्टोरिंग एंड कीप योर मनी ग्रोइंग। That is important. So we say ना, in हिंदू शास्त्र we say लक्ष्मी is चंचला, बैठी लक्ष्मी पूछते हैं। हमारे यहाँ पे सब बैठी लक्ष्मी पूछते हैं। और एक चंचल से बच्चे को, नोटोरियस से बच्चे को अगर काम पे लगाना है और उसको शांति से टिका के बिठाना है तो उसको अच्छा सा काम दे दो। That's why the richer people are getting more richer, because वो लक्ष्मी जी को हमेशा काम पे लगाए रखते हैं। So keep your money work for you. आप अर्न करो, you should earn. You should save, you should invest. और लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका इन्वेस्टेड पैसा ही आपको कमा के देगा। So, अपनी स्किल्स को इस तरह से एनहांस करो that your money start working for you, rather than you run behind the money. Your money start working for you. We need money for our social security, as dying too early is a risk. ज्यादा बूढ़े भी हो गए तो वो भी एक दिक्कत है। लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो अ रिस्क। व्हेन वी टॉक अबाउट बागबान या अवतार पिक्चर, ये सिर्फ स्क्रीन पे आती हैं। रियल लाइफ में मैंने सिर्फ हैरी पॉटर के ऑथर की स्टोरी को टर्न अराउंड होते हुए सुना है। हर कोई रेनू मोंडल नहीं बन जाता कि स्ट्रीट पे गा रहा उसकी वीडियो वायरल हो जाए और सलमान खान उसे फ्लैट दे दे। So yes, we need to save for our long-term social security. We need to leave the financial legacy also. अभी तुम अपने घर में सुनते होगे, किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं।
तुम अपने बच्चों को खोगे, ये रूटीन है, एक दूसरे को यही सुनने को मिलता है. सो वी वांट टू लीव द लेगेसी फॉर आवर चाइल्ड, वी वांट टू रिटायर. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड आवर फाइनेंशियल गोल्स. एंड यू नो एक और चीज, फाइनेंशियल गोल्स तुम सबकी तरह स्मार्ट होने चाहिए. स्मार्ट कैसे? स्पेसिफिक, measurable, attainable, realistic and time bound. Specific, measurable, attainable, realistic and time bound. I want to retire. गोल है. अब मेरे लिए रिटायरमेंट का मतलब राजस्थान के आउटस्कर्ट में जाके आराम से रहना और पीसफुल लाइफ जीना. वहीं पे मंजू मैम की रिटायरमेंट का मतलब है कि मंजू मैम हर साल एक नया शहर ढूंढने निकल जाएंगी. Fine. So definition of retirement varies from person to person. I want to retire after 25 years of my life. So 25 time bound हो गया. Now when I retire, I need 10 crore rupees. I've defined what I needed. Now when I know the path कि मुझे 25 साल के बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे इस रास्ते से चल के उसको अचीव करना है, I should start investing now in some financial instrument so that I can achieve the financial goal. So your financial goals need to be smart, specific, measurable, attainable, realistic and time bound. फाइन. तो एक काम मेरी तरफ से करिएगा, अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिएगा. लिखना क्यों जरूरी होता है? सो बहुत पुराने में 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक टेस्ट किया गया था वेयर द स्टूडेंट्स वर टोल्ड कि भाई आप अपने फ्यूचर गोल्स लिखिए. आउट ऑफ 100 ओनली 3% पीपल हैव ड्रॉन अ फ्यूचर गोल्स एंड रोड मैप फॉर देम. After 10 years, when again the researchers study those people again, they say they were able to find out those 3% people are earning 10 times more than that what they have goaled it out. Because जब हम अब एक रोड मैप बना लेते हैं, we know, लक्ष्य बना लेते हैं, तो उस लक्ष्य पे चलना हमें अच्छे से आ जाता है. हाँ, हर्डल्स होते हैं, प्लस माइनसेस होते हैं, बट वी नो व्हाट वी हैव टू अचीव. यहाँ एक और चीज पे एम्फसाइज करूंगी, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर स्पेंडिंग ऑल्सो. सो the smart spending is buying goods that you need but a lesser price with saving for future in mind. It means gaining maximum value of money when you spend. Gaining maximum value of money you spend. You know, हमारे को अपने spending pattern में भी discipline लाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मार्केट दिन में खुला करते थे. अब तुम हो तो मार्केट 24/7 तुम्हारे इस मोबाइल में तुम्हारे पास है. नींद नहीं आ रही, स्क्रॉल करके Amazon देखा, मंत्रा देखा, XYZ देखा एंड स्टार्ट शॉपिंग. सो वी नीड टू बी डिसिप्लिन विद आवर स्पेंडिंग ऑल्सो. एक और यहाँ पे आपको गाइडेंस दूंगी, स्टार्ट राइटिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस. बजट योरसेल्फ, अपने आप को बजट करो. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. बजटिंग हेल्प यू टू कीप यू इन डिसिप्लिन. अभी बहुत से बच्चे सोचेंगे मैम हम तो कमाते ही नहीं. भाई पॉकेट मनी तो मिलती है. अच्छा, बहुत से ये कहेंगे मैम जब मांगता हूं तब मिल जाती है. तो जब मांगते हो तब मिल जाती है. तो एक रूल अपनी लाइफ में लगा, लिख लो कि श्वेता मैम ने कहा है मुझे करना है, जितना भी कमाओ आज से, चाहे पॉकेट मनी के रूप से, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे आप अपनी सैलरी जॉब में, you must save 25% of it. हालांकि 30% बोलते हैं, 25 to 30% of it. So मान लो ये पुनीत को इसके पापा 5,000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं, तो पुनीत को उसका 20% नहीं 30% एटलीस्ट मेरे हिसाब से सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए. तो पुनीत 5,000 का 30% is 1,500 rupees. That you have to save and not just save but invest for your future goals. ये थंब रूल है. कुछ चीजें होती है ना गांठ बांध के सिखाई जाती हैं, माँ सिखाती हैं कि सुबह उठना है, नहाना है, तैयार होना है, फिर जो भी आपके जहां पे भी आप पूजा करते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरुमुखी साहिब हो, आप वहां मत्था टेकते हैं. सो वी हैव अ डिसिप्लिन ऑफ दैट. सिमिलरली ये डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने ब्लड में कि भाई यहाँ पैसा आया और यहाँ मैंने इन्वेस्ट कर दिया. और इन्वेस्ट करना क्यों है? एक रीजन और है, आई हैव टू बीट इन्फ्लेशन. मैं छोटी थी तो 2 रुपए किलो आलू बिकते थे, तो 100 रुपए में 50 किलो आधा क्विंटल आलू आते थे. आज 100 रुपए में 5 किलो आलू आते हैं, 20 रुपए किलो बिकता है आलू. So the purchasing power of that 100 rupees reduced. जिस 100 रुपए से मैं 50 किलो आलू लिया करती थी, अब वो 100 रुपए से मैं महज 5 किलो आलू खरीदती हूँ.
दैट इज इन्फ्लेशन। महंगाई एक साइलेंट किलर है। सो डोंट बी लाइक एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पता है क्या करता है? जब मुसीबत आती है तो वो ना अपनी गर्दन, वो जो लंबी सी उसकी गर्दन होती है, वो मिट्टी के अंदर गाड़ लेता है और सोचता है मुसीबत चली गई। वैसे ही बाय इन्वेस्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्फ्लेशन नहीं बीट कर रहे, हम सोचते हैं हम सही कर रहे हैं, हम तैर जाएंगे, हम पार कर जाएंगे। फाइन। सो इन दैट वेरी केस नहीं होता है जी, पार नहीं होता है। इन्फ्लेशन रिमेन्स द सेम। एक बड़ा अच्छा गाना भी था, मेरे सैया बहुत है कमात, महंगाई डायन खाए जात है। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड बाय द बिगेस्ट विलन इन आवर लाइफ, दैट इज इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन विल बी here to stay because we are a part of developing economy, a economy which is not yet developed but a developing nation. Yes, we will be developed nation like US and other nations, but it will take time. तो inflation will be a part and parcel. Impact of inflation देखो, chocolates, तुम बच्चे चॉकलेट्स खाते हो ना, तो चॉकलेट्स जो तुम डेयरी मिल्क खाते हो, सिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क खाते हो 70-80 रुपए जितने की भी आती है, वो पहले डेयरी मिल्क सिल्क नहीं आती थी, नॉर्मल डेयरी मिल्क की आती थी। उतनी डेयरी मिल्क, नियरली उतनी मोटी डेयरी मिल्क मैं 10 रुपए में खाया करती थी जब मैं छोटी थी। कल मैंने मेरी डॉटर के लिए पिंकी का कॉमिक्स मंगा के दिया। जो कॉमिक शायद 2, 5 या 10 रुपए में आया करती थी, आज वही कॉमिक्स 100 रुपए में आती है। दैट इज इन्फ्लेशन। अपने आसपास इन्फ्लेशन, अपनी लाइफ में देखो, जब आप छोटे थे तो कोई चीज कितने की थी, अब कितनी है। सो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चा। आई वॉन्ट टू बाय दिस पेन, मुझे पेन खरीदना है। मैंने इसके लिए 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इस पे मुझे, जहां मैंने इन्वेस्ट किया वहां मुझे 5% का ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। यानी 1 साल के बाद ये पेन, ये जो 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए वो 105 हो गए। फिर भी मैं पेन नहीं खरीद पाई, क्योंकि जो पेन पिछले साल 100 रुपए का था वो इस साल 110 का हो गया। डिस्पाइट आई सेव्ड, डिस्पाइट आई इन्वेस्टेड, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल माई गोल बिकॉज मेरी रिटर्न्स ने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली पेन का कीमत एक ही साल में इतना हेविली नहीं बढ़ता। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस। तो जब भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को नापो, कि मान लो ये पुनीत कहता है कि मुझे आज से 10 साल के बाद अपना बिजनेस शुरू करना है, आज बिजनेस का कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो पुनीत 10 लाख नहीं सेव करेगा। Puneet will save the inflated value of 10 lakh after 10 years. पुनीत वो सेव करेगा। फाइन। तो वो वैल्यू के लिए पुनीत को सेव करना पड़ेगा। He will calculate the inflated value of the financial goal and save accordingly. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक रोड मैप की तरह है, गूगल मैप है। मुझे बीकानेर आना है, तो बीकानेर आने के लिए अभी तो मैं बाय रोड ही आ सकती हूँ या ट्रेन से आ सकती हूँ, तो आई ऑप्टेड फॉर बाय रोड। अब बाय रोड बहुत से रास्ते दिल्ली से बीकानेर आते हैं, कौन से रूट से जाऊं, कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, कहाँ पे रोड अच्छी है, कितना टाइम लगेगा, मेरे पास गूगल मैप असिस्टेंस होना चाहिए। और मैं बाकी चीजें भी देखूंगी, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, और मेरी कार अगर खराब हो जाए तो मुझे असिस्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक रास्ते से, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हम इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। जब अपनी जिंदगी के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाना है तो उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पंजाबी में एक कहावत होती है, आंधी जवानी किसे न विखे, जांदी सबनू विखे। दैट मीन्स जब हम जवान होते हैं तब हमें नहीं पता चलता, मगर जब हम बूढ़े होने लगते हैं ना, तब वी रियली रियलाइज इट। यस, ओ शिट, like I remember last year when I turned 40, my expression was, oh shit, it's my 40th birthday. एंड सीरियसली पता भी नहीं चला कि कब काम करना शुरू किया और कब 40 तक पहुंच गए। सो इट्स अ सेइंग, आंधी जवानी किसे न विखे, जांदी सबनू विखे। और 40 साल की उम्र में जब देखा कि पाया, oh shit, I haven't saved anything for my retirement. There are a lot many financial goals which are pending. So prioritize your things. That is important. Draw a road map. मैं ये नहीं कहती वो रोड मैप फिक्स होता है। जैसे गूगल मैप पे जाओ, गूगल मैप के थ्रू जाओ तो कहीं ट्रैफिक होता है ना, तो वो डाइवर्ट करके दूसरी जगह से ले जाता है। तो फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, वी प्रायोरिटाइज आवर गोल्स, वी मेक अ रोड मैप, एंड देन अकॉर्डिंग टू द गोल्स वी डू द इन्वेस्टमेंट्स।
राइट, वी डू द इन्वेस्टमेंट कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके हम इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक और रूल, कमाओ पहले बचाओ फिर खर्चा करो, ठीक है। अभी पता है सैलरी आती है ना, दिल ऐसे, सैलरी आती है, बिजनेस इनकम आती है, तो दिल ऐसे करता है वो खरीद लूं, और भी बहुत ज्यादा है ना। आप सब बच्चों के पास एक और है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, गैजेट्स हैं। हम छोटे थे गैजेट्स नहीं होते थे, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, एंड आज पार्ट एंड पार्सल है, हमारी जरूरत भी है। मगर नीड और वांट का अंतर है। मेरे पास ये लैपटॉप है जिससे मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, इट्स बीइंग आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप फ्रॉम लास्ट 10 odd years. I don't feel like I have to change it because it's still now fulfilling my requirement. So my need is getting fulfilled. My want is I want to have a latest technology laptop. Then I have to see whether my pocket allow me or not. I always says in my session, be wise towards your money. Don't be a miser with your money. Be wiser towards your money. I'll not say कि हर penny बचा बचा के जिंदगी मत एंजॉय करो, एंजॉय एवरीथिंग, बट आज को जीकर कल के लिए भी सोचो, क्योंकि आज हम बीज बोएंगे उसी का पौधा हम उसी पौधे से हम फल कल निकालेंगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर एक कहावत है ना, जो बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब मैंने कुछ सेव ही नहीं किया तो मैं कहाँ से फ्यूचर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। और हमेशा एक और चीज याद रखना बच्चों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज मस्ट, बहुत जरूरी है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। विदाउट मनी यू कांट गेट डॉक्टर्स, यू कांट गेट मेडिसिन, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रे प्रभु धन इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा संत ना भूखा जाए। यानी भगवान इतना देना कि मैं अपने घर को और अपनी चीजों को सस्टेनेबली चला सकूं। So money is not everything, but yes, it is everything. पैसा आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है। Once you have money in your hand, आप स्टेबल होते हैं इमोशनली और आप स्टेबल डिसीजंस ले पाते हैं। That is very important. So save and invest. Live in today, plan for tomorrow also. I'll not say plan only for tomorrow. Live in today, plan for tomorrow. जो बीज आज बोओगे उसी की फसल कल काटोगे। और जो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों, वो पेशेंस है। पेशेंस, और पेशेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। घर में जब माँ बहुत पेशेंस से खाना बनाती है ना, तो खाना बहुत स्वाद बनता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, आटा गूंदा जाता है घर में और रोटी बनाई जाती है। तो मेरी परदादी कहा करती थी कि आटे को जितना अच्छे से गूंदो, रोटी उतनी ही अच्छी, या पूड़ी या पराठा उतना ही अच्छा बनता है। अब वो गूंदने में लगता है वक्त, उसको मठारते हैं, हम मठारना बोलते हैं, आटे को मठारने में वक्त लगता है। पर जितना आटा गूंदा जाता है और मठारा जाता है, द एंड रिजल्ट इज रियली टेस्टी। सो एवरीथिंग फ्रॉम योर कुकिंग, फ्रॉम योर डे रूटीन, एवरीथिंग रिक्वायर्स पेशेंस। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। So patience is the key, and I always says investment is fruit harvesting. आप आज अनार का पौधा लगाओगे तो 5 या 6 साल, जब तक वो तना मजबूत नहीं होगा ना, अनार की फसलें काटनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि तना होल्ड ही नहीं कर सकता। जब वो तना मजबूत होके मोटा हो जाएगा, वही अनार का पेड़ सालों साल आपको फल देगा। दैट इज द गेम ऑफ पेशेंस। और आप सब बच्चे क्या है, 2020 ईरा वाले हैं, कबड्डी मैच वाले हैं। 40 मिनट द गेम इज ऑन एंड गेम इज डन। नहीं, वो क्विक वाला सा हिसाब नहीं होता है। क्विक वाला सा हिसाब इज इन द इन्वेस्टमेंट इज यू बर्न योर हैंड। क्विक नहीं है, इट्स अबाउट पेशेंस। एंड टू अर्न यू हैव टू लर्न। कमाने के लिए सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप में से बहुत से बच्चे अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड से हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है। ये एक मिथ है कि एक कॉमर्स का बच्चा या फाइनेंस बैकग्राउंड का बच्चा ही पैसे अच्छे से मैनेज कर सकता है। हमारी माओं को देखिए, हमारी माएं बहुत अच्छे से फाइनेंसेस की ना नॉलेज होने के बावजूद भी फाइनेंस मैनेज करती हैं। उनके पास पता नहीं कौन सा पिटारा होता है कि घर में जब भी तकलीफ होती है वो पैसा कहीं ना कहीं से निकल के आ जाता है। सो फाइनेंशियल स्किल्स डोंट रिक्वायर दैट यू हेल फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। फाइनेंशियल स्किल्स रिक्वायर योर zeal to understand the financial market। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लॉयर बनिए, कुछ भी कीजिए, एट द एंड ऑफ द डे माया
पैसों की जरूरत है, पैसे चाहिए, पैसे काम के लिए चाहिए, दवाई के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, सब चीजों के लिए चाहिए। तो गांठ बांध लो सबके सब, दैट वील बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंटिटीज with a discipline of investing, with the discipline of learning about a beautiful financial Indian market, जहां पे बाहर का निवेशक आके इतना पैसा लगा रहा है और इंडिया के होकर हम उसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं। Fine. So save first, then invest, then spend. पहले खर्चा कीजिए, पहले सेव कीजिए और फिर खर्चा कीजिए। That is important. अब मैम इतनी देर से कह रहे हो इन्वेस्ट कीजिए, करूं कहाँ इन्वेस्ट? बहुत सारे ऑप्शंस है, सभी एसेट क्लास पे बात करती हूँ। फिर से कहूंगी, पेन पेपर लेके बैठिए, अपने पॉइंटर्स बनाइए, डाउट्स लिखिए, हर डाउट को सुनूंगी, हर डाउट को आंसर करूंगी। फाइन। पहला एसेट क्लास है प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और चीज, हम अपने जो बिहेवियर है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर्स हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते। अब तुम कई चीजें देखोगे, तुम अपने मम्मी पापा जैसी ही करते हो, खाना, बैठना, बात करना, बिकॉज किड्स लर्न पैसिवली फ्रॉम द पेरेंट्स। सो वी इनहेरिटेड आवर इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट क्लास है जो आज की डेट में पहुंच के बाहर हो चुका है, बहुत महंगा है। जनरली कहा जाता था पहले कि छत अपनी चाहिए, जमीन से छत अपनी होनी चाहिए, कि दुकान और घर अपना होना चाहिए, तो पैसा रेंट में नहीं जाएगा। रिटर्न की बात करें, 6-7-8% से ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन रिटर्न नहीं है। रेंटल इनकम की बात करें, 1 या 2% से ज्यादा रेंटल इनकम नहीं है। दिल्ली जैसी जगह में 1.5-2 करोड़ के फ्लैट का रेंटल महीने का 20-25-30 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 25, नॉट मोर देन दैट, इतना होता है, डिपेंडिंग अपॉन टू द एरिया। सो द मंथली इनकम ऑफ एनुअलाइज इनकम इन द सोर्स ऑफ मंथली इज 2% से ज्यादा नहीं है, पहुंच के बाहर है। वो पुराना वक्त था जब प्रॉपर्टी बहुत सस्ती हुआ करती थी। तो आई एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल, आई शेयर एन एग्जाम्पल विद यू। मैं एक लेडी से मिली, वो अपने घर के बाहर खड़ी थी पीतमपुरा में, उनकी मारुति कार थी, उनका घर था। तो वो ऐसे कहती हैं, ये कार और ये घर एक ही साथ लिया था, अगर ऐसा पता होता कि प्रॉपर्टी ऐसे बढ़ जाएगी तो एक कार नहीं लेते, एक प्लॉट और ले लेते। तो हमारी इकोनॉमी में एक ऐसा फेज भी था कि जब प्रॉपर्टी और एक कार, प्रॉपर्टी सस्ती होती थी, कार महंगी हुआ करती थी। आज वो नहीं है। कभी पीतमपुरा 500 रुपए गज में बिका था, आज 5 लाख रुपए गज में बिकता है। दैट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक फिजिकल एसेट है, डिविजिबल एसेट नहीं है। आपको पैसा बहुत सारा चाहिए। दूसरा एसेट है गोल्ड, silver, platinum, metals, but we more talk about gold. The traditional way of investing in gold is jewelry. आपकी मम्मियों की, आपकी दादियों की, आपके मम्मी पापा की गलती नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं था, फिजिकल गोल्ड ही खरीदा जाता था। लॉजिक है गोल्ड का। क्या लॉजिक है? पहली चीज, ये एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है, एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको इमरजेंसी में हार्ड कैश दिलाता है। फाइन। Why we are so passionate about gold? 80-90 के दशक में जब औरतें इतना काम नहीं करती थी, मेल वर द ब्रेड अर्नर्स, और खुदा ना खास्ता किसी के घर में डेथ हो गई, जो ब्रेड अर्नर है वो मर गया, उस औरत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती थी उसका गोल्ड। सो जब औरतें काम नहीं करती थी, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती थी उनका स्त्री धन, जो होता था उनका गहना। हालांकि आज आप जब अपने घरों में बात सुनो तो कहते हैं कि बुरे समय में काम आएगा। वो एक अलग बात है कि जब बुरा समय आता है, घर का गोल्ड सबसे आखिर में बिकता है, बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच टू गोल्ड। ये हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। ये मेरी शादी का है, ये मेरी दादी का है, ये मेरी नानी का है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार दिया था, ये मेरा बेटा हुआ था तब का है, ये मेरी बेटी हुई थी तब की है, ये ज्वेलरी तो मुझे पुश्तों से आ रही है मेरे पास। दैट मीन्स गोल्ड खरीद के आपको मंथली कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं मिलता है। गोल्ड आप लॉकर्स में रखते हैं, प्रैक्टिकली पहनते भी नहीं है। गोल्ड का रिटर्न 6 से 7% से एनुअलाइज्ड यील्ड में ज्यादा नहीं है। तो कोई कहेगा मैम नहीं, गोल्ड तो अभी 30,000 से 55,000 के आसपास हो लिया। बच्चा, पैंडेमिक स्ट्राइक हुआ, गोल्ड का भाव बढ़ा। गोल्ड हमेशा एडवर्स सिचुएशन में बढ़ता है, वॉर होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। पास्ट हिस्ट्री में जब भी खोल के देखोगे पन्नों को पाओगे, वॉर हुई, क्राइसिस हुए। आज ये पैंडेमिक स्ट्राइक हुआ, गोल्ड का भाव बढ़ा, फिर गोल्ड वहां से नीचे गिर गया। गोल्ड
गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं, आज हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेचती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेचती है, और म्यूचुअल फंड्स में गोल्ड ईटीएफ के जरिए आप म्यूचुअल फंड में खरीद सकते हो। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये फिजिकल गोल्ड में खरीद बेच करते हैं। अब मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है गोल्ड खरीदने के लिए, तो मैंने 1,000 रुपए का एक गोल्ड ईटीएफ हर महीने खरीद लिया। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि मैं गोल्ड का एक्सपोजर लेने के लिए अपनी लाइफ में गोल्ड को 1,000 रुपए हर महीने में भी खरीद सकती हूँ इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकती हूँ। फाइन, गोल्ड ईटीएफ खरीदा जाता है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो आज सिर्फ गोल्ड को फिजिकल गोल्ड के जरिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल गोल्ड के जरिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ के थ्रू खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस। फॉर मी टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस इज टर्म इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कहती है अगर आप जल्दी मर गए तो आपके जाने के बाद आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका हम फाइनेंशियली ध्यान रखेंगे, उनका हम फाइनेंशियली ध्यान रखेंगे। सो फॉर मी इंश्योरेंस इज प्योरली कवरिंग द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, प्योरली कवरिंग अ रिस्क टू dying too early. For that there is term insurance. जैसे गाड़ी ठुकती है तो क्लेम मिलता है ना, वैसे बंदा मरता है तो क्लेम मिलता है। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, सबसे सस्ता है, और आप यंग एज में जैसे ही काम करना शुरू करें अपने लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर ले। एग्जाम्पल लेती हूँ, एक इंडिविजुअल है, मर गए, उनके पीछे उनकी वाइफ है और उनकी डॉटर है। अब वो मर गया तो उसकी आने वाले 25-30 सालों की इनकम भी खत्म हो गई। इतना तो नहीं कमाया होगा कि 25-30 साल तक सस्टेनेबल हो सके। अब उसने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा था जो उसके बीवी और बच्चे को मिला। कीपिंग दैट 2 करोड़ इन अ बैंक, इन अ एफडी, फॉर अ टाइम बीइंग वो लेडी इमोशनली मेंटली संभले, उसको एक इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी। That is the practical aspect of term insurance, covering yourself with the risk of dying too early. हाँ, इसका रीप बेनिफिट तभी मिलता है जब बंदा चला जाता है और उसके नॉमिनीज को मिलता है। उसके अलावा हमारे पास एसेट क्लासेस में आते हैं बैंक की एफडी। एफडी एक मुश्त आपने पैसा डाला, 1 साल 2 साल में जो आपको मिलेगा। बैंक की आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने डाला। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप 4.5 लाख रुपए डाल सकते हैं एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, जहां हर महीने आपको कुछ ब्याज आता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, बट लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, आप और मेरे सबके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, ये कुछ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां ब्याज फिक्स तौर पे दिया जाता है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द सेशन यहाँ सीडीएसएल से भी एक लिंक शेयर किया जाएगा सेबी का, जिसके जरिए जाकर आप फाइनेंशियली पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया फिक्स। अब आता है हमारा शेयर बाजार। मैंने शेयर बाजार में कदम रखा था जब मैं 18 साल की थी, और उससे भी पहले जब मैं 16 साल की थी। ऑफिशियली 12th के बाद मैंने शेयर मार्केट में कदम रखा। एंड समबडी सेज मेरा पहला प्यार है, पहला प्यार होता है, कोई भूलता नहीं है। सो माय फर्स्ट लव इज स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। ये एक मिथ है शेयर मार्केट डूब जाएगा, शेयर मार्केट गायब हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, करेक्शंस आर टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। हमारी लाइफ में शेयर्स कहाँ हैं? जब आप उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो। एयरटेल एक लिस्टेड एंटिटी है, वोडाफोन एक लिस्टेड एंटिटी है। रिलायंस जियो का एक्सपोजर आप रिलायंस के थ्रू ले सकते हैं। खोलकर आप अगर आप फेसबुक देखते हो तो फेसबुक इंडिया में तो नहीं, बाहर में एक लिस्टेड एंटिटी है। उठते हो, पानी पीते हो, बिजली कंजम्पशन करते हो। दिल्ली में टाटा पावर है, तो टाटा पावर इज ए लिस्टेड एंटिटी। घर में नमक यूज होता है, टाटा केमिकल। डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, जुबिलिएंट फूड। जॉकी की अंडरवेयर पहनते हो, पेज इंडस्ट्री। घर में पेंट लगा हुआ है, एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स। फार्मा एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैगी खाते हो, नेस्ले। बिस्किट्स खाते हो, रजिस्टर्स यूज करते हो, आईटीसी। कितने नाम लूं, अनगिनत है। आंखें खोलो और देखो कि जिन कंपनियों के शेयर्स बाजार में ट्रेड होते हैं उन कंपनियों का माल आप रोज खरीद रहे हो। बैंक्स,
बैंक में तुम्हारा एफडी है, बैंक में तुम्हारे मम्मी पापा का पूरा जमा पूंजी जो गहना है वो है, ये सारे बैंक एक लिस्टेड एंटिटीज हैं। ये है शेयर्स, ये है शेयर मार्केट जो हमारे आसपास रहता है। हम हर शेयर से डेली रूबरू होते हैं, मगर एक आयरनी है कि हम उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, हम खरीदते नहीं है। नहीं है नॉलेज, मत खरीदिए, म्यूचुअल फंड के जरूर निवेश कीजिए, मगर विश्वास कीजिए ये कंपनियां, ये ग्रोथ इज हेयर टू स्टे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क है उसे सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स 30 कंपनियों का मिला हुआ एक मार्क है जो मार्केट की मोमेंटम को बताता है। जैसे मुंह में थर्मोमीटर लेते हैं तो टेम्परेचर नापते हैं, वैसे ही जब आप मार्केट मोमेंटम की बात करें तो हम मार्केट का बेंचमार्क देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क निफ्टी है, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। मार्केट 50 कंपनियां का मूवमेंट देखते हैं कि मार्केट आज ऊपर है या मार्केट आज नीचे है। सेंसेक्स शुरू हुआ था 1979 में 100 के मार्क पे, आज 50,000 से ऊपर है हम। 16% की एनुअलाइज यील्ड है, 16% की एनुअलाइज यील्ड है जो अब तक मार्केट हमें दे चुका है। बात विश्वास की होती है, जिस चीज पे विश्वास होता है हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहती आंख बंद कीजिए, विश्वास कीजिए, सीखिए और विश्वास कीजिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट्स में शेयर ट्रेड्स होते हैं। 2 तरह का ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में, कैश, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव ट्रेड जब तक आप नहीं जानते नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। शेयर खरीद के रखना इन्वेस्टमेंट होती है। कैश मार्केट से आप शेयर खरीदते हैं और अपने पास रख लेते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। फाइन। फिर आता है बॉन्ड मार्केट्स। फाइनेंस कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना है, और हमारी पिक्चरें ना हमारे वर्ल्ड को बहुत अच्छे से रेप्लिकेट करती है। एग्जाम्पल, जब अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग था तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों में एक लंगड़ाता हुआ सूदखोर बनिया आता था, कन्हैया लाल, हीरो की माँ या हीरोइन को या हीरो की बहन को तंग करता था कि बहुत तेरे पति ने या तेरे बेटे ने लोन ले रखा है। आज ऑर्गेनाइज सेगमेंट है लेंडिंग एंड बोरोइंग, दैट इज थ्रू बैंकिंग और एनबीएफसीज। मुझे बिजनेस शुरू करा हुआ है, बिजनेस शुरू करना है और आज मुझे पैसा चाहिए तो मैं पुनीत से जाके मांगती हूँ, इससे जाके मांगती हूँ। आज के ऑर्गेनाइज सेगमेंट में मेरा स्टार्टअप है और मैं प्रतीक सर एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ वी हैव ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म टू इट। मेरा और मंजू मैम का बिजनेस है और हमें पैसा चाहिए। अमित ने आके हमारी कंपनी में स्टेक खरीदा, मैं आईपीओ ले आई, अमित ने मेरा शेयर खरीद लिया। आईपीओ क्या होता है बच्चों? जब एक कंपनी पहली बार एक शेयर बाजार में अपना ऑफर करती है कॉमन पब्लिक को, दैट इज नोन एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक एग्जिस्टिंग कंपनी को पैसा और चाहिए एक्सपेंशन के लिए, वो थोड़े और शेयर जाके कॉमन पब्लिक में बेचती है, तो उसे कहते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फाइन। और कई बार क्या होता है, कंपनियां कहती है मैं फॉलो ऑन नहीं करती, मेरे एग्जिस्टिंग निवेशकों के पास ही जाके मैं बोलती हूँ भाई मेरे शेयर खरीद लो, मुझे पैसा चाहिए, जो थोड़ा सस्ता माध्यम है करने का, तो उसे कहते हैं राइट इशू। रिलायंस का राइट इशू आया था। रिलायंस के राइट इशू में रिलायंस ने अपना शेयर कुछ 1200 समथिंग में बेचा था, तब रिलायंस का मार्केट में भाव 1400 समथिंग चल रहा था। सो रिलायंस राइट इशू आया, और इसे राइट इशू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है और उनका हक होता है कि वो करे, खरीदे या ना खरीदे। तो जब एक कंपनी पहली बार अपना शेयर ऑफर करती है, जैसे तुम सब गेमिंग खेलते हो, तो अभी एक कंपनी आई थी नजारा टेक्नोलॉजी जिसने अपना आईपीओ ऑफर किया था। एफपीओ, एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने शेयर फिर से बाजार में बेचने के लिए और इक्विटी पैसा रेज करने के लिए करती है, दैट इज नोन एज एफपीओ। एफपीओ यस बैंक का एफपीओ आया था 12 रुपए में। राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास कंपनी जाके कहती है कि भाई डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद लो, दैट इज नोन एज राइट इशू। रिलायंस का राइट इशू आया था, एल&टी फाइनेंस का राइट इशू आया था। फाइन। अब आता है बॉन्ड मार्केट। पहले मुझे उधार लेना होता था तो मैं अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में जाती थी। अब अगर कंपनी, सरकार या कॉर्पोरेट्स को उधार चाहिए या बैंक को चाहिए, वो बॉन्ड इशू करती है, और बॉन्ड इशू करके, जैसे पता है बच्चों शेयर ट्रेड होते हैं वैसे बॉन्ड भी ट्रेड होते हैं। इस मार्केट को कहते हैं इंडियन डेट मार्केट। इंडियन डेट मार्केट, जहां बॉन्ड ट्रेड होते हैं। बॉन्ड होता है, बॉन्ड का
एक भी कीमत होता है, जैसे फेस वैल्यू कहते हैं। 100 रुपए का बॉन्ड होता है, मान लो मैं ब्याज दे रही हूँ 8% का, उसे कहते हैं कूपन रेट। बॉन्ड खरीद के आपको कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती, आप कंपनी की लाइबिलिटी हो, आपने कंपनी को उधार में पैसा दे रखा है और जब वो उधार खत्म कर देगी कंपनी तो आपका हिस्सा खत्म हो जाएगा। सो बॉन्ड मार्केट भी है। बॉन्ड मार्केट का हिस्सा बनने के लिए आपको म्यूचुअल फंड से जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट है फॉरेन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स है, ग्लोबल इकोनॉमी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आज आप अगर बाहर के देशों में निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, मगर उससे पहले बिलीव इन योर ओन कंट्री एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग हियर। ये है हमारे एसेट क्लास। अब आप कहोगे मैम इतने सारे एसेट क्लास हैं, इक्विटी, इतनी तरह की इक्विटी है, इतना सारा डेट मार्केट है, मेरे को नॉलेज नहीं है। एक बीएससी का स्टूडेंट बैठा है मेरे बैच में, वो कहता है नहीं मैम मुझे नॉलेज नहीं है। तो बच्चा एक एग्जाम्पल है, हम अपने कपड़े खुद नहीं सिलते ना, बिकॉज हमें आते नहीं है। अभी लॉकडाउन भी हुआ, चलो हम मास्टर शेफ जरूर बने, बैठ के कभी टेलर नहीं बने। चल यार कपड़ा लाते हैं, सिलते हैं, क्यों? क्योंकि we have expertise for that. We don't hold the expertise for that. A person is there who hold the expertise. We get the clothes stitched from that. So म्यूचुअल फंड भी वही है। अगर तुम्हारे पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए इस ब्यूटीफुल फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन सकते हो। म्यूचुअल फंड इंडिया में रेगुलराइज मार्केट है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेचते हैं, एक स्कीम बेचते हैं जिसमें आपको यूनिट्स मिलती हैं। यूनिट का जो प्राइस होता है उसे नैव कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। आप, मैं, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। अगर आप माइनर हैं तो आपको गार्डियन चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको पैन कार्ड चाहिए। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम है तो आपको पैन एग्जाम्प्ट होता है, पैन की जरूरत नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट, बैंकिंग ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी प्रोसेस होता है। नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नो योर कस्टमर लाया गया ताकि ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट ना हो। हर इन्वेस्टमेंट को पैन से लिंक कर दिया गया। तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के लिए बच्चा आपका केवाईसी होगा। एक बार आपका केवाईसी हो गया फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ फंड होता है। म्यूचुअल फंड में जैसे बहुत एक कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चला रही है, तो हम सब ने पैसा डाला, उस पैसे को म्यूचुअल फंड ने इकट्ठा किया और मार्केट में लगा दिया। एक एक्सपर्ट होता है फंड मैनेजर जो उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में लगाता है, वहां से रिटर्न जनरेट करता है और आपको पास ऑन करता है। ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। हर कोई आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बिजनेस रन नहीं करता है। एक स्पॉन्सर होता है जो सेबी से परमिशन लेता है कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड का बिजनेस रन करना है। वो परमिशन मिलने के बाद वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है जो ये देखती है कि म्यूचुअल फंड का पैसा सब कुछ सेफ साउंड तरीके से सेबी की गाइडलाइन के जरिए इन्वेस्ट किया जाए। Fine. So it is a regulated, transparent market and all of you can invest in mutual fund by even starting a small sip of 100 rupees. बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं जो 100 रुपए की सिप क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड, किसी के पास कहते हैं मेरे पास तो मैम 100 रुपए ही होते हैं, 100 रुपए की हर महीने की सिप लगा दीजिए, आपके खाते से डिडक्ट होगा और इन्वेस्ट होता चला जाएगा और इन्वेस्ट होते होते बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देगा। दैट इज म्यूचुअल फंड्स। फाइन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, you rather than becoming your own expert without knowledge and burning your hand into financial markets, मुझे knowledge नहीं है, I invest systematically every month in mutual funds. और power of compounding is the 8th wonder. Power of compounding को हम compounding को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलना, जो 8th वंडर है बच्चा, जो बहुत बड़ा वंडर है, जो आपको एक
ऑल टुगेदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा। अगर कंपाउंडिंग के मैजिक को समझा जाए और इन्वेस्टमेंट्स के मैजिक को समझा जाए, even with the small investments, you can create a good financial future for yourself. Really a wonderful financial future for yourself. म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन होती है। आप पूल में पैसा डालते हैं, वो पूल अक्रॉस दी स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करता है। कन्वीनियंस है, स्मॉल अमाउंट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, टैक्स का एडवांटेज मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है, आप रिडीम कर सकते हो। रिडम्पशन कैसे करोगे बच्चा? आज आप रिडम्पशन डालोगे तो 2 दिन में पैसा आपके पास आ जाएगा। एक लिक्विड म्यूचुअल फंड होता है, उसमें तो सेम डे 50,000 तक सेम डे पैसा आ जाता है। सो म्यूचुअल फंड्स बहुत कन्वीनियंट है। दोज पीपल हु डोंट होल्ड द एक्सपर्टी टू गेट इनटू द फाइनेंशियल मार्केट्स, माय एडवाइस इज गो हेड इनटू म्यूचुअल फंड्स। पर आज शुरू जरूर करना है। पता है क्या होता है, हम सबको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जैसे गजनी में आमिर खान को था। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैम बड़ा अच्छा ज्ञान दे रही है, फाइनेंशियल मार्केट दिस दैट, फिर भूल जाओगे। नहीं, आज से ही शुरू करना है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं है। हर कल तो आज में बदल जाता है। जो कहता है ना मैं कल करूंगा, वो कल कभी ना आया। तो कैपिटल मार्केट्स, वी हैव 2 सेगमेंट्स इन कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट्स जहां आईपीओज आते हैं, एफपीओज आते हैं, राइट इशू आते हैं, यानी जहां कंपनी अपना प्रोडक्ट कॉमन पब्लिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है, राइट। और सेकेंडरी मार्केट जहां ये जाके लिस्ट होते हैं और ट्रेड होते हैं। सो वी हैव 3 एक्सचेंजेस जहां ये ट्रेड होते हैं, एनएससी, बीएससी, एमएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जहां ये ट्रेड होते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट, आज आपके मोबाइल में एक ऐप है जिसके जरिए अगर आप एक शेयर भी खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। मान लो मेरे पास 1000 रुपए आज एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे ट्रेडिंग में और मैंने 1000 रुपए के शेयर खरीद लिए। दैट इज द ब्यूटी एंड ईज। मार्केट में काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहली चीज तो पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर। सेविंग अकाउंट चाहिए और उसमें पैसे चाहिए, फाइन। देन यू नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट। अब एक्सचेंजेस में ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। एक्सचेंज खुद नहीं जाता, एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, और यही रजिस्टर्ड ब्रोकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं जो आपका डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट जहां से पैसा आएगा जाएगा, डीमैट अकाउंट जहां शेयर प्लस माइनस होंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट जहां ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा। हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही काम करें। रजिस्टर्ड ब्रोकर जो रजिस्टर होके एनएससी, बीएससी एक्सचेंजेस में काम कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारा चाहिए। आपका केवाईसी होगा। एक इंडिविजुअल खोल सकता है और जॉइंट में 3 लोग इकट्ठे खाता खोल सकते हैं। तो मैं, मंजू मैम और पुनीत इकट्ठा खाता खोल सकते हैं। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोल सकती है। माइनर का भी डीमैट अकाउंट खोला जाता है, माइनर का डीमैट अकाउंट भी खोला जाता है। एनआरआई हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, कॉर्पोरेट्स खोल सकते हैं, ट्रस्ट, बैंक्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का फायदा क्या है बच्चा? ट्रांसफर आराम से होता है। लेट्स से आई वांट टू गिफ्ट माय सन ऑन हिज 18th बर्थडे सम ऑफ द शेयर्स। सो मैं मेरे डीमैट अकाउंट से उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती हूँ, चेक होता है, वैसे डिपॉजिटरी स्लिप होती है, उसके जरिए भी कर सकती हूँ। शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हूँ। मेरे म्यूचुअल फंड्स को भी मैं डीमैट में होल्ड कर सकती हूँ। इजी है, ट्रांसफर करना इजी है। राइट इशू मैंने आपको समझाया था ना, जब एक लिस्टेड एंटिटी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाके शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में बेचती है और कहती है आप खरीद लो। इसे राइट इशू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर का राइट होता है वेदर ही वांट्स टू एक्सरसाइज इट और नॉट। देयर इज अ मेंशन हियर इज रिकॉर्ड डेट। जिस रिकॉर्ड डेट पे जिसके पास शेयर है उस रिकॉर्ड डेट पे वही इंडिविजुअल राइट इशू के लिए एंटाइटल्ड होता है। ट्रेडिंग करने से पहले हमेशा सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू ट्रेड या इन्वेस्ट करें।
जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ढंग से पढ़ें, उनकी एक कॉपी भी अपने पास रखें। क्या खर्चा होता है जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं? तो ब्रोकरेज होती है, जीएसटी होता है, क्या खर्चा होता है उसके बारे में जानकारी रखें। इन सिंपल, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, प्लीज रीड द ऑल फॉर्म्स केयरफुली एंड देन इन्वेस्ट। डोंट बिफोर द ट्रेड, डोंट गो हेड विद द न्यूज। पावस देख रही मना, कोयल साधे मौन, अब वक्ता दादुर भये, हमको पूछत कौन। जब बारिश होती है तो सिर्फ मेंढकों की ही आवाज सुनाई देती है। तो जब तेजी होती है, बुल मार्केट होता है तो तेजी 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 सुनाई जाती है। जब बियर मार्केट होता है तो मंदी 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 सुनाई जाती है। हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा नहीं बनना है। मूड मुड़ाए हरी मिले, हर कोई लो मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठ जाए। तो अगर बाल काटने से हरी मिल जाते तो शायद भेड़ को सबसे पहले मिलते, क्योंकि भेड़ के बाल तो सबसे ज्यादा कटते हैं। यानी वो चीज जो सब कर रहे हैं हमें करने की जरूरत नहीं है। ना हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा बनिए, ना ओवर क्राउडेड हल्ले का हिस्सा बनिए। अगर एक झूठ बोला भी जा रहा है तो वो सच नहीं होगा। अपनी एनालिसिस रखिए। डोंट गो हेड विद द न्यूज और टिप्स, do your own analysis. If you don't hold this expertise, we have mutual funds to invest in. डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखिए, अपने पासवर्ड्स को शेयर ना करें। अगर आप आपका एड्रेस, बैंक अकाउंट, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में चेंज है उन्हें अपडेट कराएं। दिल लेफ्ट में होता है, ठीक है, इमोशनल होता है, हम अपने इमोशंस के साथ लाइफ जीते हैं, मगर हमको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इमोशंस नहीं, यहाँ माइंड से करना चाहिए। वी डोंट हैव टू गेट इमोशनली अटैच। सर्विसेज, डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफर करती है स्टॉक्स को डीमैट में रखने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने, ट्रांसफर करने के लिए। ये डिपॉजिटरी सर्विसेज ही हैं जिनके वजह से आज हमारा जो ट्रेड है वो T+2 है। यानी अगर मैं आज शेयर खरीदूं, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे को मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द सर्विसेज विच डिपॉजिटरी सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग, द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इज मच फास्टर। CDSL की ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये लोग ऑफर करते हैं। इसके जरिए आप अपनी पूरी स्टेटमेंट जो होल्डिंग है आपके डीमैट की वो देख सकते हैं। इजीएस्ट के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। माई इजी एक मोबाइल ऐप है जिसे आप डाउनलोड करके सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। स्मार्ट के जरिए अगर आप एनरोल करते हैं, मेरे अकाउंट से डीमैट से कोई शेयर माइनस हुआ या प्लस हुआ, उसका इमीडिएट इंटीमेशन मेरे पास मैसेज के जरिए आ जाता है। रिकॉर्ड डेट्स जब होती हैं तो CDSL डिपॉजिटरीज के डाटा के थ्रू ही कंपनियां देखती है कि किस किस के पास शेयर है जो वोटिंग का हिस्सा बन सकता है। लॉकर है इनके पास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, अपनी डिग्रीज स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनके लॉकर में रख सकते हैं। दीज सर्विसेज आर कंप्लीटली फ्री। कैश कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, जो आपका पूरा एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है आपके पैन से रिलेटेड, वो आपको मिल जाता है जब आप कैश को सब लेते हैं। सो दीज ऑल सर्विसेज आर देयर। इट्स लाइक अपने सारी चीजों को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक जगह रखना और एक्सेस करना। फाइन। इफ यू हैव एनी कंप्लेंट्स, there is a grievance mechanism over there. You can go to their online system or you can mail them onto the email. If you go to the CDSL website, they have a chatbot there who can help you. And if you want to attend such kinds of upcoming webinar, you can click on this link, which is cdslindia.com/investors/investorcorner.aspx. इस पे आप जाके देख सकते हैं। ये लिंक आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिलेगा। So the takeaways from my side, the takeaways: save and invest first, spend last. Be wise with your money. First you learn, then you earn. Don't burn your hand with the trading tips. Keep your crucial information intact with you. Have nominee in all your demat accounts. Keep your contact details updated with your bank account, demat account, every account. Fine. If you are doing the transaction, keep a record on that कि transaction मैंने ही की है। Be aware of dealing with the solicit stock tip. ये खरीद लो, इससे डबल हो जाएगा। पैसा कोई डबल नहीं करता है। Fine. Be wise towards your money. Don't be a miser. Enjoy everything. Invest and get a financial independency. With this, I end up my session. Thank you all. And now the house is open for the questions and answers.